सिकता, दो तीन चीजें मैं पूछना चाहता हूं। इसके पहले हम इस अपने इंटरनेशनल बुलेटिन को आगे बढ़ाएं। वो ये कि बातचीत का दौर शुरू हुआ, 10 घंटे से कोशिश हो रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की, या ये कहिए कि वहां पे कोई सरकार ही नहीं है, सब कुछ सेना के हाथ में। क्या हुआ उस कोशिश का? कल से आज में सेना ने मोर्चा तो हालांकि संभाल लिया है सुमित, लेकिन एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर बना हुआ है और आगे की राह क्या होगी आर्मी चीफ के कंधों पर आकर सब टिक गया है। तो आर्मी चीफ ने आज पहल की है और आज सुबह से कोशिशें होती रही कि जो जेन जी सड़कों पर थी वो आकर टेबल के सामने बैठे और अपनी मांगों पर बात करे आर्मी चीफ से, और यही बैठकों का दौर चलता रहा। हम जब आर्मी हेडक्वार्टर आज शाम पहुंचे थे सुमित, तो ये आंदोलनकारी वहां मौजूद थे, कुछ मिलकर आए थे, कुछ इंतजार कर रहे थे कि उनको कब मौका मिलेगा। एक फॉर्मूला इस तरह से तैयार हुआ है कि 25-25 लोगों के ग्रुप में अंदर जा रहे हैं ये लोग और बात कर रहे हैं आर्मी चीफ से, आर्मी के प्रतिनिधियों से, और फिर बाहर आ रहे हैं। तो यानी कि इतना तो साफ है सुमित कि उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव या उनका अपना लीडर नहीं है, सभी जाकर अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं। ये उनके इंटरेक्शन के बाद मुझे ये समझ में आया। हमने पूछा कि आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए 25-25 के ग्रुप में जाकर हम उनसे मिल रहे हैं। तो कल भी इस तरह की बैठकें आर्मी चीफ के साथ जारी रहेंगी सुमित। क्या सिकता इसको मैं ये मानूं कि इन प्रोटेस्टर्स के बीच में इस बात को लेकर तो यूनिटी थी कि ओली सरकार को हटाना है, लेकिन किसको बनाना है, कौन बनेगा, इस बारे में कोई यूनिटी नहीं है, यानी पूरा कियोस दिखाई दे रहा है क्या वहां पे? बिल्कुल, इसको लेकर एक आम राय या सहमति बनी है कि हमारा लीडर ये होगा या नई सरकार का नेतृत्व यही शख्स करेगा या ये प्रोमिनेंट सिटीजन करेगा। इसको लेकर सहमति बनती दिखाई इस वक्त नहीं दे रही है। अगर मैं एक ग्रुप के पास जाऊं तो वो 3 नाम देते हैं, दूसरे ग्रुप के पास जाऊं तो कहते हैं कि नहीं हमारे लिस्ट में जस्टिस सुशीला नहीं है। तो ये बात ज़रूर होगी क्योंकि सुमित लीडरशिप की कमी है, इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। सड़कों पर जब ये निकले थे सब अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे और बार बार जब हम उनसे पूछने की भी कोशिश कर रहे थे कि आपको लीड कौन कर रहा है, आपका नेतृत्व कौन कर रहा, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। उन्होंने ज़रूर ये तमाम प्रोमिनेंट सिटीजन के नाम कल भी प्रोटेस्ट के दौरान लिए थे, लेकिन उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये साफ नहीं था। ना उनको पता है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारी बात आर्मी चीफ के सामने जाकर रखेगा। तो इससे साफ है कि हर किसी का जो चॉइस होगा अपने प्रधानमंत्री को लेकर या केयर टेकर प्रमुख को लेकर वो अलग होगा। तो यही बात और यही एक तरह से जो असमंजस था उस आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर मुझे आज समझ में भी आई सुमित। सिकता, बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, आप शुरू कर सकती हैं। वैसे सुमित हम अपने बिल्कुल पिछले 40 घंटों में जो हिंसा देखी है नेपाल ने और ख़ासतौर से काठमांडू की सड़कों में, उससे आज बहुत ज़्यादा बदलाव हमने देखा। शांति लौटी है लेकिन सहज अभी भी नेपाल नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले से जो शांति नज़र आ रही थी या फिर जो मोर्चा जिस तरह से आर्मी ने संभाला हुआ था उसका कितना बड़ा योगदान रहा। सवाल ये है कि हिंसा की आग रोकने के लिए जब सेना सड़कों पर उतरी तो जहां जरूरत थी वहां बंदूक दिखाई और जहां बातचीत से बात बन सकती थी जवानों ने वहां बातचीत करके हालात संभाले। नेपाल में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि सेना ने मैदान में उतरने में देर क्यों लगा दी। सेना 40 घंटे पहले आ जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। 8 से 9 सितंबर के बीच के 40 घंटों में नेपाल ने जो देखा, जो भोगा, विद्रोह की जिन लपटों से गुजरा, जिस तरह लहूलुहान होता रहा, क्या उसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार से भड़के युवाओं का गुस्सा था? यह बात कुछ और भी थी, क्योंकि पूरे सीन में सेना की एंट्री की टाइमिंग कई सवाल उठाती है। सवाल ये कि जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद भवन को जलाया गया तब सेना कहां थी? जब राष्ट्रपति भवन जलाया गया तब सेना कहां थी? जो सिंहदरबार नेपाल की संवैधानिक सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है, जब उस सिंहदरबार को जलाया गया
तब सेना कहां थी? जब हिंसक भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर लहूलुहान किया, तब सेना कहां थी? जब महिला विदेश मंत्री को घसीटकर पीटा गया, तब सेना कहां थी? जब नेपाल के डिप्टी सीएम की पिटाई हुई, तब सेना कहां थी? जब नेपाल की सर्वोच्च अदालत को जलाया गया, तब सेना कहां थी? जब काठमांडू के हिल्टन होटल में आग लगाई गई, तब सेना कहां थी? जब 19 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, तब सेना कहां थी? सेना तब आई जब ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी और काठमांडू छोड़कर जा रहे थे। इसलिए सवाल है कि सेना ओली को बचाने आई या उन्हें सेफ पैसेज देने के लिए आई। सवाल यह भी है कि ओली ने प्रधानमंत्री रहते सेना को समय पर क्यों नहीं बुलाया? क्या उनके आगे सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी? सेना ने हिंसा और आगजनी रोकने के लिए 9 सितंबर की रात 10 बजे से मोर्चा संभाला। तब तक नेपाल करीब 40 घंटे तक विद्रोह की भट्टी में जल चुका था। सेना अगर पहले मैदान में उतर जाती तो क्या नेपाल को बचाया जा सकता था? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, हर आम इंसान के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमने नेपाल में ही खंगालने की कोशिश की तो हमें वो मिले जिन्होंने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट को यह मामला बहुत बड़ा नहीं लगा था। हमारा सवाल उनसे यही था कि सेना ने मोर्चा संभालने में देर क्यों लगाई? सेना परिचालित तो हुई, खुद सेल्फ परिचालित हुई, लेकिन इट वाज टू लेट, क्योंकि सारा जब तहस नहस हो गया था। तो ये भी बड़ी दुखद बात है कि टाइमली यदि एक्ट हुआ होता तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो भवन जल के राख हो गया, उसके सारे कागजात जल के राख हो गए, जो मुद्दा के जो केसेस के फाइल थे वो सारा जल के राख हो गया, वहाँ के जो सर्वर थे, जो डाटाबेस था वो भी राख हो गया। अब स्थिति आ गई है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठे? और भी अदालतों का यही हाल हुआ, बहुत सारे अदालत को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेपाल में सत्ता विरोध की आग सुलग तो पहले से रही थी, लेकिन बगावत का विस्फोट 8 सितंबर को हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। जब तक आंदोलन हिंसक रहा, आगजनी होती रही, भीड़ का सामना वर्दी वाले इन्हीं पुलिस वालों ने किया। संस्थानों को बचाने के लिए लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे और गोली भी चलाई। लिहाजा सड़कों पर उतरे युवाओं के गुस्से का शिकार भी यही पुलिस हुई। गलियों में पुलिस पर लाठी डंडे से हमला हुआ, पथराव हुआ। पुलिस वालों को बागमती नदी में फेंक दिया गया। युवाओं की हिंसक भीड़ ने तो एक पुलिस वाले के सिर में गोली भी मार दी। सवाल यही है कि जब हालात इतने बिगड़ चुके थे तो पॉलिटिकल लीडरशिप के मन में समय रहते सेना बुलाने का ख्याल क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह थी कि नेपाल को जलाया जाता रहा और सेना बैरक में बैठी रही? नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ये रखा गया कि सिविलियन कंट्रोल हो मिलिट्री पर। तो सिविलियन कंट्रोल हो तो इसके लिए मिलिट्री स्वयं वो परिचालित नहीं हो सकती। उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही, और वो भी एक बड़े पैमाने का क्राइसिस होना चाहिए, वो जब फाइंड आउट करे कि हाँ अभी सेना परिचालन करने की स्थिति है, तभी सेना परिचालन हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि जो स्थिति बन गई है नेपाल में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी मीटिंग कैसे बैठेगा, कौन बुलाएगा? तो इस कानूनी अड़चन के चलते सेना संकट के 40 घंटे तक बैरक में बैठी रही। अगर ऐसा है तो फिर सेना ने किस हैसियत से जेन ज़ी को बातचीत का न्योता भेजा? 9 सितंबर की रात 10 बजे से किसके कहने पर मोर्चा संभाला? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं।
सेना तो अभी खुद परिचालित हो गई, क्योंकि अब जो सिचुएशन आ गया वो आउट ऑफ हैंड हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, किसी के बस का बात नहीं था। तो अब सेना के एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं, सेना के लिए भी एक निर्णय लेने में दुविधा था। तो आखिर जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसको कैसे रोका, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसको रोकने के लिए सेना को ये परिचालन होना पड़ा। और ऐसा कोई फॉर्मल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मीटिंग नहीं उसको नहीं बुलाया है। सेना को अगर खुद एक्टिव होना था तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन एक्टिव हुई तो उसका असर भी दिखा। ये तस्वीर दिल्ली बाजार की है। सामने उपद्रवी हैं और हाथ में बंदूक थामे सेना के जवान पोजीशन में हैं। जहां बात से बात बन सकती थी वहां बात नहीं। नेपाल की सड़कों पर सेना की ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी गश्त में दिखी जिनसे गोली चलाने के लिए सैनिकों को सिर निकालने की जरूरत नहीं होती। पूरे नेपाल में कर्फ्यू भी लग गया और भीड़ अपने ठिकानों पर लौट भी गई। सेना किसी भी देश की हो, देश की सुरक्षा उसका पहला काम होता है, और जब संकट अभूतपूर्व हो तो कदम भी अभूतपूर्व उठाने पड़ते हैं। नेपाल की सेना ने कदम तो उठाया, लेकिन पहले उठाती तो शायद नेपाल बच जाता।